बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ईयर फिज़िक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर के लेक्चर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ना है और इसके साथ साथ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो लेक्चर नंबर 1 में एप्लीकेशंस का जिक्र किया था वो भी देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आपको लेक्चर नंबर 3 जो है, अगर आपने नहीं देखा तो स्क्रीन पे ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उसे टच करके आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपसे एंड में एक सवाल पूछा था, तो उसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर आपका भी यही ऑप्शन आ रहा है तो वेल एंड गुड, और नहीं आ रहा तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलें अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि ये जो मैंने बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में लिखा हुआ है, ये तमाम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की चंद एक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बुक में इसकी आधी भी नहीं है। सो ये मुख्तलिफ बुक से कलेक्ट किया हुआ मटेरियल है, कुछ ओल्ड कोर्स से भी मैंने मटेरियल ऐड किया है। सो ये जिस वक्त आप पेपर में लिखेंगे तो जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सबसे पहली पॉइंट, ये जो लाइंस हैं ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करती हैं और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो जाती हैं। तो उसको यूँ लिखा गया है कि दीज लाइंस ओरिजिनेट यानी स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हो जाती है, जहाँ कहीं भी जितना दूर भी कोई नेगेटिव चार्ज पड़ा होगा ना, वहाँ जाकर ये ख़त्म हो जाएंगी। करीब पड़ा होगा तो वहीं ख़त्म हो जाएंगी, दूर पड़ा होगा तो तब भी नेगेटिव चार्ज पर ही जाके ख़त्म होंगी। पहली बात। दूसरी बात जिसका जिक्र लेक्चर 3 में हुआ है वो फिर रिपीट भी हो जाएगी कि दे आर रेडियली आउटवर्ड लाइक अ स्फीयर फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज हो तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक स्फीयर की तरह आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रही होती हैं, एक स्फीयर की तरह। जैसे एक स्फीयर का रेडियस आपने कभी देखा है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ मर्जी ड्रा कर लें, वो एक स्फीयर स्ट्रेट लाइन ही होती है। तो या एक बल्ब का मैंने जिक्र किया था, जिससे लाइट जिस तरह इक्वली हर डायरेक्शन में निकलती है, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हर डायरेक्शन में इक्वली स्ट्रेट लाइन रेडियस की शक्ल में बाहर को निकलती हैं, स्फेरिकली आउटवर्ड लाइक अ स्फीयर का ये मतलब है। तीसरी बात, दीज लाइंस आर इमेजिनरी बट द फील्ड विच दे इंडिकेट या रिप्रेजेंट इज रियल। ये लाइंस जो हम ड्रा करते हैं ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है, नेगेटिव पे ख़त्म होती है वगैरह वगैरह, तो ये रियल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंट ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कर रही है। कहने का मतलब ये है कि ये लाइन जो हमने पेंसिल से या पेन से ड्रा की होती है, ये तो एक इमेजिनरी सी लाइन है, लेकिन ये जिस फील्ड को इंडिकेट करने के लिए ड्रा की गई है वो फील्ड जो है एग्जिस्ट करता है, हमें आंखों से नज़र नहीं आता। यही तो माइकल फैराडे का आइडिया था कि विजुअलाइज करना हो तो आप इस तरह कर सकते हैं। और मैंने चंद एक पिक्चर्स रखी भी हुई हैं आपको बताने के लिए, इशारतन आप देख सकते हैं। मैं इनकी तरफ आता हूँ। ये स्फेरिकली आउटवर्ड जो है वो इसके लिए मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। वापस जाता हूँ। पॉइंट नंबर 4, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट अलॉन्ग द फील्ड लाइन कैन बी डिटरमिन्ड बाय ड्राइंग टेंजेंट एट दैट पॉइंट। इसका मतलब ये है कि जिस पॉइंट पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे। टेंजेंट ड्रा करने से ही आपको उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलेगा। एक नज़र ज़रा देख लें, ये ज़रा देखें, पॉइंट सी जो है उस पर टेंजेंट ड्रा किया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको इंडिकेट की गई है। पॉइंट डी को देख लें, उस पर भी टेंजेंट ड्रा किया। टेंजेंट का मतलब होता है कर्व्ड पाथ को टच करने वाली एक लाइन, तो ये एक टेंजेंट है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह पॉइंट ए पर भी देखें, पॉइंट बी पर भी देखें, तो ये टेंजेंट ड्रा किए गए हैं। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता चलता है। अच्छा, नेक्स्ट कहता है दीज लाइंस डू नॉट बेंड इन स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो जब भी ट्रेवल करती हैं वो स्ट्रेट ट्रेवल करती हैं। याद रखिएगा कि रास्ते में कोई चार्ज ना हो, कोई भी दूसरा चार्ज होगा ना, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो फिर ये बेंड हो जाएंगी। लिहाजा इस 5th नंबर पॉइंट का मतलब है कि कोई दूसरा चार्ज ना हो तो ये लाइंस सीधी चलती रहती हैं। ठीक है, विदाउट बेंडिंग। अच्छा, 6 नंबर पॉइंट कहता है दे आर इन्फिनिटली लॉन्ग इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। इसका मतलब है कि अगर कोई दूसरा चार्ज नहीं आता तो ये इन्फिनिटली डिस्टेंस ट्रेवल करती जाती हैं, स्ट्रेट रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी और जाती रहेंगी जब तक के रास्ते में कोई दूसरा चार्ज ना आए। 7 नंबर पॉइंट कहता है दे स्ट्राइक द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर परपेंडिकुलरली।
इसको अगर मैं पिक्चर की शक्ल में दिखाऊं तो कुछ इस तरह से, ये आपकी बुक की पिक्चर है, देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं पिंक कलर की, और ये एक कंडक्टर है। तो ये जा रही थी इस तरफ, लेकिन कंडक्टर को देख के ये मुड़ गई और बेंड होकर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक की। अब अगर कोई वजह जानना चाहे तो मैं इतना बता दूं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वायलेशन होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चूँकि वायलेट नहीं होता कभी भी, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लॉ है, इसलिए ये लाइंस बेंड हो जाती हैं और सरफेस ऑफ द कंडक्टर को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 8 पर आ जाते हैं। दीज लाइंस डू नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। याद रखिएगा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्पेस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की एक यूनिक वैल्यू होती है। लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिर एक पॉइंट पर दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस अगर एट अ टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पर नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। 9 नंबर पॉइंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। ज़रा 3 प्रॉपर्टीज़ हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, फिर मैं आपको उसकी फिगर भी दिखा देता हूँ। देखें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि नाम से जाहिर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड भी यूनिफॉर्म रहे, यानी कांस्टेंट रहे, डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो इक्वी डिस्टेंट रहें, यानी कि पहली दूसरी लाइन के दरमियान में जो फासला है दूसरी तीसरे में भी उतना ही हो, तीसरी चौथी में भी उतना ही हो, एंड सो ऑन। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ इस जगह पे नज़र आ रहा होगा। ज़रा देखें, ये 2 प्लेट्स हैं, मेटेलिक प्लेट्स कैपेसिटर की, ऊपर पॉजिटिव चार्ज नीचे नेगेटिव चार्ज, और ये जो दरमियान में आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, देखें इसका ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है थ्रू आउट फ्रॉम दिस पॉइंट टिल द लास्ट पॉइंट, ये नीचे नेगेटिव प्लेट तक, और ना डायरेक्शन चेंज हो रही है और ना ही हर 2 लाइंस के दरमियान ज़रा फासले को नोट करें एक जैसा है। ये जो साइडों पर फील्ड है ना, ये मुड़ा हुआ, ये फील्ड हम कभी भी कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका नाम बुक में बल्जिंग फील्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको कभी भी कंसिडर नहीं करते, इसकी मैथमेटिक्स हमारे FSC लेवल पे ट्रीट करना पॉसिबल नहीं है। हम हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की मैथमेटिक्स को ही डील कर सकेंगे इस इंटरमीडिएट लेवल पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कौन सा होता है, जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम रहते हैं, लाइंस इक्वी डिस्टेंट रहती हैं। 10 नंबर पॉइंट, These lines cannot pass through conductor। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना ये कंडक्टर के अंदर से गुजर नहीं सकती, याद रखिएगा, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वायलेशन है। इससे आगे जब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में गाजेस लॉ पढ़ाऊंगा तो उसके एक एप्लीकेशन में ये बात आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंडक्टर के अंदर नहीं रह सकता, वजह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वायलेशन। अच्छा, 11 नंबर लाइन, 11 नंबर प्रॉपर्टी, क्लोजर द लाइन स्ट्रॉन्गर द फील्ड एंड वाइस वर्सा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में करीब होंगी उतना फील्ड स्ट्रांग होगा, एंड वाइस वर्सा का मतलब है जितनी दूर होंगी उतना फील्ड वीक होगा। ज़रा यहाँ देख लें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान फासला कम है, आगे जाते रहो तो ये देखें फासला बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पर लाइंस क्लोजर हैं, यहाँ पर एक दूसरे से फासले पर हैं। इसका ये मतलब था, क्लोजर द लाइन स्ट्रॉन्गर द फील्ड एंड वाइस वर्सा। अच्छा, 12 नंबर, देयर आर सर्टन पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिकम्स 0। कुछ पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे भी होते हैं कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है लेकिन वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 0 निकलेगा। ऐसे पॉइंट्स को न्यूट्रल पॉइंट्स कहते हैं, ऐसे पॉइंट्स को न्यूट्रल पॉइंट्स कहते हैं। ये कहाँ हो सकता है, देखें अगर 2 एक जैसे मैग्नीट्यूड वाले चार्जेस हो ना, लेट अस से कि 10-10 कूलम के 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं और उनके ठीक मिडल में आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो क्या होगा। जाहिर है टेस्ट चार्ज वहाँ रखने पर दोनों 10-10 कूलम वाले उस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक जितनी फोर्स लगाएंगे, अपोजिट लगाएंगे तो नेट फोर्स और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स को जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होते हैं लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर 0 हो, उसको न्यूट्रल पॉइंट्स कहते हैं। लेकिन इसके बरक्स कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक के मुकाबले में डबल हो जाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ ऊपर तो मैंने मिसाल दी कि 2 एक जैसे चार्जेस हैं ना और दोनों +10 कूलम, अगर आप 2 के बजाय एक प्लस और एक -10 कूलम ले लें तो उनके ठीक मिडल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नोट करेंगे ना तो वो फिर डबल हो जाएगी टेस्ट चार्ज के ऊपर। क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वाला
जो 10 कूलम है वो टेस्ट चार्ज को एक नेगेटिव की तरफ पुश करेगा और नेगेटिव वाला भी टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ पुल करेगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ऐड हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं। चलें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ज़रा विजुअलाइज करते हैं माइकल फेराडे के आइडिया के मुताबिक। ये देखें Q0 टेस्ट चार्ज है और जब इसको यहाँ रखा तो ये इस रेड एरो की डायरेक्शन में मूव करने लगा, तो हमने इस तरफ ये ग्रीन कलर के लाइन एरो ड्रा कर दी, इधर रखेंगे इधर जाएगा, इधर रखेंगे इधर जाएगा एंड सो ऑन। तो ये रेडियली या स्फेरिकली आउटवर्ड लाइंस हैं फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, ये एक सिंगल चार्ज की वजह से और वो भी पॉजिटिव है। अब नेगेटिव चार्ज के लिए आपको खुद ड्रा करना है, इस एरो को उल्टा कर दें नेगेटिव चार्ज की तरफ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहली लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बताई कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर ये टर्मिनेट करती हैं, सो नेगेटिव चार्ज की एरो अंदर की तरफ बनेगी, बाकी बनेगी ऐसे ही, सिर्फ एरोस की डायरेक्शन उल्टानी है फॉर नेगेटिव चार्ज। अब दो पॉजिटिव चार्ज हों, दो सिमिलर चार्जेस हों, तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा ये नोट कर लें, इस तरह से होगा। ये चूंकि रिपल्जन होती है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो बेंड हो गया। मैंने आपसे कहा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तब तक बेंड नहीं होती जब तक कोई दूसरा चार्ज ना आए। अब इसके रास्ते में ये और इसके रास्ते में ये वाला चार्ज आया हुआ है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेंड हो गई हैं। अभी तक एक दूसरे को टकराई नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं की। उसकी वजह मैंने आपको बताया हुआ है कि दो वैल्यूज़ इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पर पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं कहूं कि ये दोनों पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव होते तो इनका जो एरो कैसा होता जनाब, इसी एरो को उल्टा कर दें, इन चार्जेस की तरफ बना दें, तो दो सिमिलर लेकिन नेगेटिव चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको शो हो जाती। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की देख लें, कुछ इस तरह से होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। अच्छा, और इसके अलावा मैंने आपको ये यूनिफॉर्म और ये लेफ्ट साइड पर मौजूद नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। तो ये था जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की चंद एक प्रॉपर्टीज़। अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एप्लीकेशंस की तरफ, जिनमें तीन हैं। सबसे पहला जो है वो फोटोकॉपियर है, जिसे जीरोग्राफी भी कहते हैं। देखें जी, मेन कंपोनेंट्स पहले आप फोटोकॉपियर के समझ लें, फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेन कंपोनेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो एल्यूमिनियम से बना हुआ बड़ा सा ड्रम है, और सिलीनियम जो है वो उसके ऊपर कोटिंग की जाती है। एल्यूमिनियम के ड्रम के ऊपर सिलीनियम की कोटिंग की जाती है। तो एल्यूमिनियम जो है ना ये कंडक्टर है, सिलीनियम जो है ये फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर का मतलब समझ लें कि क्या होता है। देखें, फोटो कंडक्टर का मतलब होता है कि जब लाइट होगी तो सिलीनियम कंडक्टर होता है। अब इसका दूसरा मतलब यह है कि जब लाइट नहीं होगी तो सिलीनियम इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो इसका मतलब है फोटो कंडक्टर। अब इसके बाद है जी लाइट की सप्लाई। तो इसके अंदर एक ऑर्डिनरी लाइट बल्ब भी होता है, जो कि आपको आंखों से कभी फोटोकॉपी होते हुए देखी हो तो आपको पता चल जाता है। इसी तरह इंक भी होती है जिससे राइटिंग होती है, तो उसको टोनर बोलते हैं। ये ड्राई पाउडर शक्ल में इंक होती है। और इसके अलावा पांचवी और आखिरी चीज़ जिसका किरदार अहम है वो यहाँ आपको ये जो दो लंबे लंबे रॉड्स नज़र आ रहे हैं ना ग्रे कलर में, ये बेसिकली दो हीटेड प्रेशर रोलर्स हैं। हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, प्रेशर भी अप्लाई करते हैं, और रोलर्स का मतलब है ये दोनों रोल कर रहे होते हैं, क्लॉकवाइज में एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमारी प्रिंटिंग का प्रोसेस इन चार चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। चलें जी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जब जिस पेज को आपने प्रिंट करना है वो आप ऊपर रखते हैं फोटोकॉपियर मशीन के ऊपर, और रखने के बाद आप बटन प्रेस करते हैं, लाइट ऑन होती है। तो जो जिस पोर्शन पे राइटिंग हुई है ना बुक वाला, उसको डार्क एरिया कहता है। देखें, जहाँ राइटिंग हुई होती है ना वो डार्क एरिया होता है, ब्लैकिश होता है, और जहाँ राइटिंग नहीं होती वो लाइट एरिया होता है, हल्का होता है। तो डार्क एरिया जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ख़त्म हो जाएगी लाइट, और लाइट एरिया से लाइट गुजरती हुई ड्रम पे पड़ेगी। ड्रम जो है ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। तो जहाँ जहाँ लाइट पड़ेगी, यानी जहाँ हमें राइटिंग नहीं चाहिए, वहाँ लाइट पड़ने के बाद ये जो ड्रम है ये कंडक्टर बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स आकर पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर देंगे, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन वहाँ नहीं होगी जहाँ पे राइटिंग होनी थी, क्योंकि वहाँ पर तो लाइट पड़ी ही नहीं। वहाँ पर तो लाइट जो है वो ऊपर पेज ने, डार्क एरिया ने एब्जॉर्ब कर ली। तो इसका मतलब हुआ ड्रम के ऊपर वहाँ पॉजिटिव चार्ज अभी मौजूद है सारा, जहाँ जहाँ पर राइटिंग होनी है। अब ये ड्रम रोल करता हुआ आगे बढ़ता है तो टोनर के पास से गुजरता है। टोनर को
हमने नेगेटिव चार्ज दिया होता है। नेगेटिव चार्ज इसलिए दिया होता है क्योंकि अपोजिट चार्जेस हम जानते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं। तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड टोनर पॉजिटिवली चार्ज्ड ड्रम जहाँ जहाँ पर राइटिंग होनी है वहाँ चिपक जाती है। तो ये ड्रम के ऊपर अब सारा जहाँ जहाँ पर राइटिंग होनी है ना वहाँ पर इंक लगी हुई है, टोनर लगी हुई है। अब इसके बाद आप नोट करें यहाँ ये पेज है, ये बेल्ट के ऊपर से ट्रेवल करता हुआ ड्रम के साथ के करीब से जो ही गुजरता है ना, इस पेज को हमने जो टोनर है उसके मुकाबले में पॉजिटिव चार्ज दिया होता है। ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये नेगेटिवली चार्ज्ड टोनर को ज़्यादा फोर्स के साथ अपने ऊपर चिपका लेता है, यानी अट्रैक्ट करता है। तो टोनर के नेगेटिवली चार्ज्ड पाउडर को ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पेज जो है वो अट्रैक्ट करता है। ये सारी की सारी टोनर पेज पर ट्रांसफ़र हो जाती है। ये पेज आगे बढ़ता है और इन रोलर्स के बीच में से गुजरता है। इनका नाम क्या है? हीटेड प्रेशर रोलर्स। हीट ये जनरेट करते हैं, प्रेशर ये अप्लाई करते हैं, रोल करते जाते हैं। तो हीट जनरेट करने से ये पाउडर फॉर्म में जो इंक है ये मेल्ट हो जाती है और प्रेशर के अप्लाई करने से ये जो इंक है परमानेंटली इस पेज पर पक्की हो जाती है। ठीक है, परमानेंट इंप्रेशन ही चाहिए होता है ना हमें, और रोल करते हुए ये फिर आगे बढ़ता रहता है। तो ये था जी ज़ीरोग्राफी या फोटोकॉपियर मशीन का वर्क। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है दूसरा एप्लीकेशन लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर याद रखिएगा, आपकी बुक वाला मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो गलत है। सो मैं आपको सही वाला एक्सप्लेन करूँगा, आपको उम्मीद है ज़रूर समझ आएगा। सबसे पहले जब आप कंप्यूटर से प्रिंटर का किसी कमांड देते हैं ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है, वहाँ से इंफॉर्मेशन 2 डायरेक्शंस में सेंड की जाती है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ब्लू कलर का, ये एक वायर है। इसका काम जो है वो इंडक्शन के ज़रिए इस फोटो कंडक्टिंग ड्रम को चार्ज करना है। ये वही जैसे आपने अभी फोटोकॉपियर में एल्यूमिनियम का ड्रम, सिलीनियम कोटिंग देखी ना, ये फोटो कंडक्टिंग ड्रम उसी तरह का है। ठीक है, काम इसका वही है, फोटो कंडक्शन इसका काम है। तो जो ही इंफॉर्मेशन इस सर्किट तक ट्रेवल करती है तो ये 2 कमांड्स भेजता है। एक इस कंडक्टर को जो कि इसको चार्ज कर देती है, इसके ऊपर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और दूसरा इस लेज़र लाइट की तरफ। ठीक है, लेज़र लाइट जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, और ये एक मूवेबल मिरर लगा हुआ है। ये जो डायगोनल में लगा हुआ है ना, ये एक मूवेबल मिरर लगा हुआ है। तो जितनी जगह पर राइटिंग करनी होती है ना, उस तमाम जगहों पर लेज़र बीम तेज़ी से फैलती हुई केमिकल रिएक्शन करके नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेती है। याद रखिएगा कि पूरे ड्रम पे पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल किया था इस इलेक्ट्रोड ने। उसके बाद जहाँ जहाँ लेज़र लाइट चल जाती है, जहाँ राइटिंग होनी है, वहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो अब इस ड्रम के ऊपर 2 किस्म के चार्जेस हैं। एक पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर राइटिंग नहीं चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज जहाँ पर राइटिंग प्रिंटिंग होनी है। ठीक है, तो ये ड्रम अब रोल करेगा। रोल करते हुए जब ये टोनर के पास से गुजरता है तो टोनर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। टोनर के ऊपर याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो चूंकि ड्रम की राइटिंग वाले पोर्शन पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज उस पोर्शन पे अट्रैक्ट होता हुआ तो पाउडर फॉर्म में इंक उसके साथ चिपक जाएगी। कहाँ पर? जहाँ पर प्रिंटिंग होनी है। याद रखिएगा कि जहाँ प्रिंटिंग नहीं होनी वहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो टोनर है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव को रिपेल करता है। सो जहाँ राइटिंग नहीं होनी वहाँ पर रिपल्जन की वजह से इंक ऑटोमेटिकली आएगी ही नहीं, और जहाँ पर होनी है वहाँ पर चिपक जाएगी। अब ये जो टोनर है वो ट्रांसफ़र हो गई है फोटो कंडक्टिंग ड्रम के ऊपर, और ये ड्रम आगे रोल करता हुआ, ज़रा ये देखें, ये एक और वायर है जो कि इस पेज को चार्ज करती है। अब ये पेज यहाँ बेल्ट्स के ऊपर देखें मूव करता हुआ आगे जाता है, और या आपको याद है मैंने अभी आपसे क्या कहा कि पॉजिटिव चार्ज किया जाता है इस टोनर को। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड टोनर इसके साथ जो कि चिपकी हुई है, अब ये इसके ऊपर कैसे ट्रांसफ़र होगी? जब हम इस पेज को ज़्यादा नेगेटिव चार्ज देंगे। देखें इंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिवली चार्ज्ड पेज ही अट्रैक्ट कर सकता है ना, तो ये ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इसको देंगे। किसके मुकाबले में? ड्रम के मुकाबले में। ड्रम के मुकाबले में ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज देंगे तो ये उसके साथ सारी की सारी पाउडर फॉर्म में इंक चिपक जाएगी, ये आगे जाएगा, ये फिर रेड कलर के देखें हीटेड प्रेशर रोलर्स हैं, इनमें से गुजरेगा, इंक मेल्ट होकर प्रेस होके परमानेंट हो जाएगी, और ये प्रिंटर से बाहर निकल आएगा पेज। तो ये सारा का सारा
लेज़र प्रिंटर का प्रोसेस है, जिसमें फोटो कंडक्टिंग ड्रम है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, वहाँ ऑर्डिनरी लाइट थी, यहाँ पर भी टोनर है, वहाँ पर भी हीटेड प्रेशर रोलर्स हैं, वहाँ पर भी फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक तो लाइट यहाँ मोनोक्रोमेटिक, वहाँ ऑर्डिनरी लाइट। दूसरा ये कि यहाँ पर जहाँ पे प्रिंटिंग डिज़ायर्ड है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, वहाँ जहाँ पे प्रिंटिंग चाहिए थी वहाँ फोटोकॉपियर में वहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। वहाँ टोनर को नेगेटिव चार्ज दिया था, यहाँ टोनर को पॉजिटिव चार्ज दिया। ये चंद एक डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से मैंने बुक से हट के बताया, केपी टेक्स्ट बुक से थोड़ा हट के। अब आज के आखिरी एप्लीकेशन की तरफ आ जाते हैं। इंकजेट प्रिंटर जो है वो बड़ा आसान सा है। अब ये देख लें, ये वो पेज है जिसके ऊपर आपको प्रिंटिंग चाहिए। ये जो इसका चंद एक कंपोनेंट्स हैं उनके नाम पहले देख लें। इंक रिजर्वायर एंड पंप, ये इंक का रिजर्वायर है, यहाँ पर इंक के बॉटल्स लगी होती हैं, और ये पंप है। आपके घरों में पानी के पंप का क्या काम है? नीचे से पानी उठाता है और ऊपर फेंक देता है, ऊपर टैंकी में ले जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी लगे हुए पंप का यही काम है कि ये ऊपर इंक को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंक जेट नोज़ल लगी हुई है, यहाँ पर एक छोटी सी नोज़ल लगी होती है जिसका जो आउटपुट है वो बहुत नैरो होता है। उससे क्या होता है कि पंप्स के प्रेशर की वजह से जब इंक ड्रॉपलेट्स बाहर निकलेंगे तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की शक्ल में बाहर निकलते। और उसके बाद ये जो आप अगला पोर्शन देख रहे हो, ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग यूनिट है। इसका काम है कि ये फैसला करे कि ये जो इंक ड्रॉपलेट्स जो गुजर रहे हैं, ब्लू कलर से जो रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये देख लें, इनको चार्ज करना है या नहीं करना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कब करना होता है और कब नहीं करना होता। उसके बाद आप देखें डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगी हुई हैं। ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स बेसिकली कैपेसिटर की दो आर्म प्लेट्स की तरह हैं। एक ऊपर वाली पॉजिटिव चार्ज होती है, नीचे वाली नेगेटिवली चार्ज्ड होती है। इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज्ड पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाता है, अनचार्ज्ड पार्टिकल सीधा गुजर जाता है। चलें अब आ जाते हैं लास्ट कि ये गटर क्या चीज़ है। देखें, गटर वो पोर्शन है जो इंक रिजर्वायर से ही कनेक्टेड है, यानी कि जो इंक ड्रॉपलेट्स हम नहीं चाहते पेज तक पहुँचे वो गटर की तरफ चले जाते हैं, मुड़ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से, और वो यूं करके दोबारा रिजर्वायर में ऐड हो जाते हैं। अब इमेजिन करें कि आपने प्रिंट का बटन जो ही दबाया तो आप लिखना चाहते हैं U स्पेस C स्पेस B, U फिर स्पेस दिया, फिर C फिर स्पेस दिया, फिर B फिर स्पेस दिया। तो अब U लिखने के लिए ये जो कंप्यूटर है वो इस चार्जिंग यूनिट को कमांड देगा कि तुमने गुजरने वाले इंक ड्रॉपलेट्स को चार्ज नहीं करना, ये ऑफ ही रहता है। ऑफ रहने का मतलब यह है कि गुजरने वाले ड्रॉपलेट्स न्यूट्रल रहेंगे। तो वो न्यूट्रल पार्टिकल जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो डिफ्लेक्ट नहीं होते ना, चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है, तो इसलिए न्यूट्रल पार्टिकल्स सीधे गुजर जाएंगे और यहाँ U लिखा आ जाएगा। अब इसके बाद स्पेस देनी है। तो स्पेस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ना इंक पहुँचे, पेज तक इंक ना पहुँच सके। तो उसके लिए कंप्यूटर से कमांड ये आती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग यूनिट जो है वो इंक ड्रॉपलेट्स को चार्ज कर दे। तो ये क्या करता है कि इन इंक ड्रॉपलेट्स को चार्ज सप्लाई कर देता है। उस लम्हे जो गुजर रहे होते हैं ना इंक ड्रॉपलेट्स, उनको चार्ज कर देता है। तो ये चार्ज्ड इंक ड्रॉपलेट्स जो ही इधर पहुँचेंगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफ्लेक्शन की वजह से ये नीचे मुड़ जाएंगे और ये गटर से होते हुए इंक रिजर्वायर में दोबारा चले जाएंगे। तो ये पेज तक नहीं पहुंचेंगे। तो स्पेस दबाने का मतलब है कि इंक यहाँ ना पहुंचे। अब फिर C लिखना है, UCB में C लिखना है। तो C लिखने के लिए दोबारा हमें इंक ड्रॉपलेट्स को पेज तक पहुंचाना है। तो एक दफ़ा फिर ये ऑफ हो जाएगा, ऑफ होने से ये न्यूट्रल रहेंगे, न्यूट्रल पार्टिकल सीधे पहुंच जाएंगे। C लिखा गया। फिर स्पेस, तो फिर स्पेस का मतलब है कि ड्रॉपलेट्स नहीं चाहिए। फिर ये ऑन हो जाएगा, फिर ये गटर की तरफ चले जाएंगे। फिर B लिखना है, फिर उसके बाद फिर ये ऑफ हो जाएगा, फिर ये इस जगह पे B लिखा आ जाएगा। तो इस तरह आपका इंकजेट प्रिंटर काम करता है। तो आज के दिन स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की चंद एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 3 एप्लीकेशंस को देखा। उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँ। इन केस कि आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं जाने से पहले, वीडियो को क्लोज़ करने से पहले 2 चीज़ें, एक वही एज़ यूजुअल एक क्वेश्चन, और दूसरा आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरी प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक्स आ रहे होंगे, आप उनको टच करके मेरी अगली और पिछली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस। 2 चार्जेस के दरमियान अगर फासले को
हाफ कर दें, यानी पहले अगर R था तो अब अगर R/2 कर दें, तो परसेंटेज चेंज इन कूलम्बिक फोर्स इज, तो कूलम्बिक फोर्स में परसेंटेज में कितना चेंज आएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है, आप इसको नीचे आंसर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने लेक्चर को क्लोज करता हूँ। तो मिलेंगे जी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।